नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। आज मैं आपके लिए वन सीरीज़ फॉर ऑल एग्ज़ाम में क्रैश कोर्स डे 21 लाया हूं, जिसके अंतर्गत हम हिंदी में पढ़ेंगे लिंग जेंडर और हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक थी जो। उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे आज गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। और उत्तराखंड में पढ़ेंगे हम उत्तराखंड की वन संपदा एवं स्थिति, उत्तराखंड में वन एवं वनों के प्रकार व कुछ अन्य जानकारियाँ वनों से संबंधित हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जो आपके आगामी सभी एग्जाम में बहुत ही लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। लिंग जेंडर परिभाषा: संज्ञा जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। मतलब कि जिससे पुरुष या स्त्री है पता चल जाए उसे लिंग कहते हैं। आप समझते ही हैं इसे। जैसे घोड़े से हमको क्या पता चल रहा है? पुरुष की जाति का बोध हो रहा है। घोड़ी से क्या पता चल रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। ऐसे लड़का और लड़की, लड़के से पुरुष जाति का बोध और लड़की से स्त्री जाति का बोध। लिंग के दो प्रकार हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। किसी किसी किताब में उभयलिंगी भी इसमें लिखा हुआ है। पुल्लिंग की पहचान। अब हम पुल्लिंग की पहचान, वैसे तो इन चीज़ों को हम सेंटेंस में जब यूज करते हैं उस हिसाब से भी लगाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी डायरेक्ट भी सवाल पूछ देता है कि पर्वतों के नाम क्या होते हैं, दिनों के नाम क्या होते हैं। तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि पुल्लिंग शब्द ये होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द ये होते हैं, तो हम थोड़े मदद हो जाएगी वहाँ पेपर में। आ मात्रा से अंत होने वाले शब्द, मतलब कि आकारांत शब्द जितने भी होंगे वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे कपड़ा, लास्ट में आ रहा है ना इसमें, तो ये पुल्लिंग है। पाला, लोटा। इकारांत और व्यवसायवाचक शब्द, मतलब ई से अंत होगा उनका और कुछ ना कुछ व्यवसाय हमको उससे पता चल रहा होगा। जैसे माली है, ई से अंत हो रहा है और व्यवसायवाचक है कि उसका काम है, माली का काम, फूलों को पानी देने का काम। पुजारी, धोबी, कपड़े धोने का काम व्यवसायवाचक होते हैं। ठीक है। पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय है, सुमेरु है और विंध्याचल पर्वत है, और भी जितने भी पर्वत हैं, एवरेस्ट हो गया या आल्पस पर्वत ले लो आप, ये सभी के सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम, सोमवार, शुक्रवार, बाकी भी जितने भी दिन, वो सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम, बुध, राहु, बृहस्पति, पुल्लिंग होते हैं। इसमें एक अपवाद होता है, पृथ्वी स्त्रीलिंग होती है। ठीक है। पेड़, आम, पीपल, शीशम, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इनमें अपवाद हैं। जैसे लीची का पेड़ है वो स्त्रीलिंग होगा, नाशपाती का पेड़ है वो स्त्रीलिंग होगा। स्थल, देश, घर, भारत, पाताल, आकाश, घर, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अनाज के नाम, चावल, गेहूँ, मटर, सब पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं इसमें। मूंग, अरहर, मकई, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। रत्न, जैसे हीरा है, पन्ना है, नीलम है, ये पुल्लिंग होते हैं। उसमें अपवाद है, मणि है तो ये स्त्रीलिंग है। धातु या द्रव्य, घी, पानी, सोना, तांबा, ये सब पुल्लिंग होते हैं। पानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर बार, मतलब इससे बहुत सारे सवाल बने हैं। मैं PYQ देख रहा था, लगभग पानी से ही फंसाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको ये पता होगा तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। पानी पुल्लिंग होता है। ठीक है। सोना, तांबा, ये सब पुल्लिंग होते हैं। इसमें लेकिन अपवाद हैं, चाय, शराब और चांदी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे चाय पी लो, सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है, तो हम वैसे इसका अंदाज़ा लगा लेंगे कि स्त्रीलिंग होता है। कुछ भाववाचक शब्द जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, मोटापा पुल्लिंग होते हैं। नगरों के नाम, दिल्ली, कोलकाता, जालंधर, पुल्लिंग होते हैं। सागर, अरब सागर, हिंद महासागर और भी जितने भी सागर हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं। देश, भारत, रूस, इंग्लैंड। महीनों के नाम, जैसे श्रावण है, चैत्र, कार्तिक, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई आदि क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जैसे हम कहते हैं मई आ गई, फरवरी आ गई, जनवरी आ गई, लेकिन मार्च क्या कहेंगे? मार्च लग गया। ठीक है। ऐसे सेंटेंस में जब हम इनको यूज करेंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पर
हल्का इनको देख लेते हैं बस। जैसे शरीर के अंग हैं जैसे हाथ, गला, बाल, पैर, लेकिन इसमें अपवाद हैं जैसे नाक है पुल्लिंग स्त्रीलिंग होगा, आँख है स्त्रीलिंग, आँख फूट गई कहते हैं, ठीक है। कोहनी, कोहनी से लग गई, सब ये स्त्रीलिंग। हाथ से मारूंगा, मारूंगी, इनमें मतलब सेंटेंस में यूज करना इनको, तब ये बनेंगे। इनको घर में आप लोग करिए। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो जिससे समझ में आ जाए ये चीज़ की क्या है बस। स्त्रीलिंग की पहचान जैसे नदियों के नाम है गंगा, यमुना, गोदावरी, सब स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं। तिथियों के नाम है जैसे एकादशी हो गया, पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया, ये सब भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा, लिपि, बोली, ये सब भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी भाषा है हमारी, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। संस्कृत स्त्रीलिंग है, उर्दू स्त्रीलिंग, देवनागरी स्त्रीलिंग, या कोई बोली का नाम होगा जैसे राजस्थानी, तो ये सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। बर्तन, थाली, कटोरी, चम्मच। ख से अंत होने वाले भूख, लाख, भूख लग गई, तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। फल, लीची, नाशपाती, नारंगी, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। चाय, लस्सी, शिकंजी, ये स्त्रीलिंग होंगे। टॉ या हट से अंत होने वाले शब्द जैसे सजावट, टॉ आ रहा है अंत में, सजावट की गई, तो ये स्त्रीलिंग। झंझट, बनावट। नक्षत्र होते हैं जैसे चित्रा, रोहिणी नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ये एग्जाम में आया है रोहिणी। मसाले, राई, इलायची, दालचीनी, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। पुस्तकें जैसे रामायण हो गया, महाभारत, गीता, ये सब भी स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के अंग, आँख, जीभ, पीठ, छाती, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी पुल्लिंग वाले मैंने ऊपर बता दिया, हाथ पुल्लिंग होता है जैसे। प्रत्ययों से स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे, जैसे किसी के पीछे अगर आई प्रत्यय आ गया, अगर प्रत्यय आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रत्यय वाले वीडियो देखिए, बढ़िया से मैंने समझाया है, 3 वीडियो लगाई हैं प्रत्यय को समझाने में। आई प्रत्यय से मिठाई, जैसे आई प्रत्यय आया है ना इसमें, लड़ाई, तो इनसे क्या हो रहा है, लड़ाई हो गई, स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है। सुंदरता, एकता, ता प्रत्यय से बने हैं। नी से चटनी, कथनी, ये सब स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। आवट, बनावट, सजावट। आहट, घबराहट, सरसराहट। ई, खिड़की, मजदूरी। आज से प्यास लग गई, भड़ास। ई, चिड़िया उड़ गई, गुड़िया से खेलो। गरिमा, महिमा, इनसे सबसे सेंटेंस बनाना, तब ये बढ़िया से टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। कुछ उभयलिंगी भी होते हैं, कॉमन जेंडर, दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। इसके उदाहरण हैं डॉक्टर, सचिव, गवर्नर, पार्षद, प्रधानमंत्री। ये एक किताब के अंदर लिखा था, जब मैंने दूसरी किताब खोली तो उसमें ये लिखा था, ठीक है। पदनाम सदैव पुल्लिंग होते हैं कह रहा है, चाहे उनमें बैठा व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री हो। जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राजदूत हैं, राज्यपाल हैं, मंत्री हैं, डॉक्टर हैं, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। अगर इनमें महिला भी बैठी है तो पुल्लिंग ही होंगे। लेकिन एक जगह ये भी दिया था, मेरे हिसाब से ज़्यादा इसको मानना चाहिए। दोनों ऑथेंटिक किताबों में ही लिखे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इधर उधर चलाए हुए हैं। नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। सवाल यहाँ से बनते हैं आप। नित्य पुल्लिंग जैसे घर, मकान, तोता, बिच्छू, मच्छर, पानी, ये सब नित्य पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। नित्य स्त्रीलिंग मतलब कि हमेशा ये पुल्लिंग में ही प्रयोग होंगे। नित्य स्त्रीलिंग जीभ, रोटी, मैना, आँख, पीठ, मछली, ये मछली भी इम्पोर्टेंट है, ये सब स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। टिप है इनकी, इनमें जब लिंग परिवर्तन करना होता है तो हम नर और मादा जोड़ देते हैं, जैसे मादा मच्छर, नर तितली, ऐसे करके। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम हैं, कुछ नियम है, फिर शब्द है बीच में, ये जैसे शब्द है ये नियम पुल्लिंग बनेगा जिससे, और स्त्रीलिंग शब्द इधर है, ठीक है। जैसे छात्र शब्द है, मैंने उसमें आ प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया, छात्रा हो जाएगा। इका है, सेवक में मैं इका लगाऊंगा तो सेविका बन जाएगा। माली में इन लगाऊंगा तो मालिन बन जाएगा। सिंह में नी लगाऊंगा तो सिंहनी बन जाएगा। नेता में त्रि प्रत्यय लगाऊंगा तो नेत्री बन जाएगा। पंडित में आनी प्रत्यय पंडितानी। स्वामी में स्वामिनी। मतिवती है, मैंने आपको बताया है, श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती बन जाएगा, ठीक है। इसको एक बार अपने स्तर से और सेंटेंसों में प्रयोग करके करना ये टॉपिक, तो आपके समझ में आ जाएगा ये।
ठीक है। बाकी जो चीज़ें डायरेक्ट पूछ सकता है तो वो मैंने इंक्लूड कर दी हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं अब उत्तराखंड की वन संपदा और स्थिति। इसमें भी मैंने 18वीं वन रिपोर्ट की वीडियो कराई हुई है, वो भी भारत और उत्तराखंड की दोनों की एक साथ कराई है, कंपैरिजन करते हुए कराई है। तो आप लोग वो वाली वीडियोज देख लेना। बाकी जो चीज़ें छूटी हुई हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड की हैं सबकी सब, ठीक है। यह उत्तराखंड में फॉरेस्ट जो ये डार्क धानी कलर में दिख रहे हैं वो हैं डेंस फॉरेस्ट, मतलब सघन वन। और जो ओपन फॉरेस्ट हैं ये कम धानी में दिख रहे हैं, थोड़ा डिम टाइप के बीच बीच में, जैसे ये वाले। और ये डार्क वाले हैं सघन वन, ठीक है। वन नीति एवं अधिनियम। भारतीय वन अधिनियम 1865 में पारित हुआ। इसमें संशोधन हुआ 1927 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनेंगे अभी जितने भी आ रहे हैं ये, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। राष्ट्रीय वन नीति ब्रिटिश काल की पहली नीति 1894 में आई। स्वतंत्र भारत की पहली नीति 1952 में आई। नवीन नीति 1988 में आई। फिर इसमें संशोधन किया गया 1998 में। राष्ट्रीय लक्ष्य रखे हैं कि इतने वन होने ही चाहिए। जैसे देश में 33% भाग पर वन होना ही चाहिए कहते हैं, है नहीं चाहिए, ठीक है। पर्वतीय भाग में 60% वन होने ही चाहिए कहते हैं। मैदान ये वन नीति में लिखा गया है ऐसा। मैदानी क्षेत्रों में 25% वन क्षेत्र होने चाहिए। टी प्रोटेक्शन एक्ट आया है 1976 में। और इसके 10 साल बाद क्या आया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। वन सर्वेक्षण एवं रिपोर्टिंग। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना हुई 1 जून 1981 को। इसका मुख्यालय देहरादून में है। यही वन रिपोर्ट निकालता है हर 2-2 साल में, ठीक है। हर 2 साल में वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है 1987 से। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 में भारत में कुल क्षेत्रफल पर 25.17% वन है। मांगे कितने हैं, 33 हैं, कितने 25। वन एवं वृक्षाच्छादन है। इसको अगर डिटेल में समझना है आपने तो आप वीडियो देख सकते हैं, मिल जाएगी आपको। मैंने किसी प्लेलिस्ट में नहीं डाली है, वो ओपन बाहर ही है। सर्वाधिक प्रतिशत वन मिजोरम में है। प्रतिशत में वन मिजोरम में है, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिशत केंद्र शासित में लक्षद्वीप में है। 1-2 फैक्ट यहाँ पर ऐड हो गए हैं। उत्तराखंड में वन क्षेत्र रिकॉर्डेड वन 37,999.06 वर्ग किलोमीटर में है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.005% है। रिकॉर्डेड वन से क्या होता है, वह क्षेत्र जिसे सरकार संरक्षित घोषित कर चुकी होती है उसे हम रिकॉर्डेड वन कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत कौन से आएंगे, आरक्षित वन आएंगे और संरक्षित वन आएंगे। प्रमुख वृक्ष आयतन एवं संख्या के अनुसार, मतलब कौन कौन से वृक्ष हैं जो आयतन के अनुसार सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, घन मीटर में। फर्स्ट में है चीड़, फिर साल, फिर बांज, फिर बुरांस। आप देखते हैं जहाँ तहाँ ज़्यादातर चीड़ के ही पेड़ दिखते हैं। अभी नीचे पेड़ हेड़ सब हैं, ठीक है। और संख्या के अनुसार अगर इनकी संख्या हम देखें तो संख्या के अनुसार पहले में चीड़ ही है, दूसरे में बांज आ जाता है, तीसरे में साल आता है, चौथे में बुरांस आ जाता है। देखिए चौथे में बुरांस है, तीसरे में बांज है, बस दूसरे में जो यहाँ साल है वो तीसरे में चले जाता है, बांज ऊपर आ जाता है, बस संख्या के मामले में। वन प्रबंधन का वर्गीकरण उत्तराखंड में प्रबंधन की इकाइयां हैं इस तरफ, और इस तरफ आपके प्रतिशत दिए गए हैं। जैसे वन विभाग कितने वन का प्रबंध करेगा, वन विभाग 68.06% वन का प्रबंधन करता है। वन राजस्व विभाग 12.54% का वन प्रबंधन करता है। वन पंचायतें करती हैं 18.86% का। निजी व नगर प्रशासन 0.42% का प्रबंधन करते हैं। ये 1-2 बार ऐसे लगाने के लिए भी आगे हैं ये सवाल, पहले कौन करता है, दूसरे में कौन करता है, अभी भी आएंगे आगे। सबसे ज़्यादा वन विभाग करता है, फिर वन पंचायत करती हैं, फिर वन राजस्व विभाग करता है, फिर निजी नगर प्रशासन करते हैं, ठीक है। अब वन प्रशासनिक पद देख लेते हैं हम। फॉरेस्ट गार्ड वालों तो देख ही लो, इसमें इम्पोर्टेंट ही है उनके लिए। तो ये वन अधिकारी आते हैं, क्योंकि आप भी ऐसे ही करके यहाँ ये पतरौल से फिर इनमें जाओगे, अभी देखते हैं, ठीक है। वन अधिकारी हैं DFO, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। सहायक वन संरक्षक ACF,
फिर रेंजर, फिर उसके नीचे डिप्टी रेंजर, उसके नीचे फॉरेस्टर मतलब वंदर होगा, फिर उसके नीचे वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड और पत्रोल कहते हैं इनको, ठीक है। अब यहाँ छोटे से बड़े की तरफ को लगाया है मैंने, वन विभाग प्रशासनिक इकाइयाँ छोटे से बड़े की तक। जैसे पहले बीट कहलाती है, जैसे एक बीट, वन बीट अधिकारी में वन रक्षक रहेगा, मतलब जैसे जो बीट है उसके अंदर एक वन रक्षक की नियुक्ति होगी, ठीक है। फिर सेक्शन, सेक्शन के अंदर फॉरेस्टर होते हैं, वन दरोगा जी। ये कुछ बीटों को मिलकर सेक्शन बनता है। फिर कुछ सेक्शन को मिलकर रेंज बनती है, उसमें रेंजर होते हैं, वन क्षेत्राधिकारी। फिर कुछ रेंजों को मिलकर उप वन प्रभाग सब डिवीज़न बनता है, जिसमें सहायक वन संरक्षक ACF बैठते हैं। फिर उसके बाद वन प्रभाग डिवीज़न होता है, फिर सर्किल होता है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि आजकल आ भी रहे हैं कि पदनाम क्रम से लगाओ, इस टाइप के सवाल आते भी हैं, आपने देखे ही होंगे पुराने पेपर। इस वन विभाग का मुख्यालय कहाँ है? राजपुर रोड, देहरादून में। उत्तराखंड वन विकास निगम, इसका उद्देश्य क्या था वन विकास निगम का? वनों का वैज्ञानिक दोहन और विक्रय करना, ठीक है, अच्छे तरीके से। जैसे कुछ पेड़ के काम, मतलब काम के पेड़ नहीं है तो उनको काटेंगे और अच्छे से उनको विक्रय कर देंगे, उसकी जगह दूसरे पेड़ लगा देगा। ये वन विकास निगम का कार्य ये होता है। इसका शिविर कार्यालय है देहरादून में। यूपी वन विकास निगम अधिनियम 1974 में आया। उत्तराखंड अधिनियम संशोधन 2001 में आया। उत्तरांचल वन अधिनियम स्वीकृति मिली 17 मई 2001 को। ये सारी डेट तो आपने याद ही करनी पड़ेंगी, इनका कोई तरीका नहीं है। स्थापना हुई इसकी 2001 में। ये वन अधिनियम की स्वीकृति तो मिली 17 मई 2001 को, लेकिन इसकी स्थापना पहले ही हो चुकी थी 1 अप्रैल 2001 को। अब बात करेंगे हम उत्तराखंड में वन एवं वनों के प्रकार व अन्य जानकारियाँ, ठीक है। वन की ऊंचाई के आधारित श्रेणियाँ, इसके लिए आपने पहले एक उत्तराखंड में कहाँ से कहाँ तक क्या मिलता है ऐसे करके, जैसे तराई भावर, फिर शिवालिक, दून क्षेत्र, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितने से कितना होता है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता हैं तो वीडियो बनी हुई है पहले ही, आप उसे देख लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई में पाए जाते हैं, जहाँ कम वर्षा होती है। इनके प्रमुख वृक्ष हैं ढाक और जामुन। सुना होगा आपने ढाक के 3 पात, आप दिखा देता हूँ आपको। ढाक के 3 पात ये हैं, देखिए ढाक के 3 पात, सब में ज़्यादातर 3 ही पत्ते होंगे, ठीक है। यह है जामुन का पेड़, 1500 मीटर लगभग यहाँ तक है, इधर तक। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। यह शिवालिक और दून घाटियों में पाए जाते हैं। इनके प्रमुख वृक्ष हैं साल, यह साल, सागौन और सहतूत, इसको कीमी भी कहते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय वन, ऊंचाई है इसकी 750 से 1200 मीटर। निचला क्षेत्र जो होगा 750 मीटर में होगा। जो पर्वतीय क्षेत्र होंगे, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होंगे, क्योंकि हर जगह समतल तो है नहीं ना, ऐसी ज़मीन है, तो जो निचले होंगे वो 750 मीटर में होंगे, जो टॉप में होगा वो 1200 मीटर तक होंगे, ठीक है। इनके प्रमुख वृक्ष हैं साल, हल्दू, बांस, खैर, सेमल। साल का पेड़ ये है, हल्दू का पेड़ ये है, बांस आप जानते ही हैं बांस, खैर का पेड़ ये है, और ये सेमल का पेड़ है, ठीक है। खैर जिससे कत्था बनता है। कोर्णधारी वन 900 से 1800 मीटर में पाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? नुकीले होते हैं, ये देखिए। इनका प्रमुख वृक्ष है चीड़, पाइन, ये हैं चीड़ के पेड़। इनसे लीसा हिसाब प्राप्त किया जाता है। इसको स्यूता कहते हैं, कुमाऊनी में स्यूता कहते हैं, पता नहीं वहाँ को तो क्या कहते हैं, गढ़वाली में। नुकीली, देखिए नुकीली पत्तियाँ इनकी। इसका उपयोग होता है चिलगोजा के रूप में। चिलगोजा जब इसी को छिलते हैं तो इसमें से निकलता है, यहाँ पर से निकलता है एक सफ़ेद सफ़ेद टाइप का, च्युइंगम टाइप का। पिरोल, इसी पत्तों से पिरोल बनता है इनसे। जब सूख जाते हैं, पिरोल नीति आपको
बताई होगी कब आई थी, कमेंटों में मुझे बताइए। लीसा प्राप्त होता है इनसे, इनके नीचे ऐसे करके कट लगा के फिर उसमें ऐसे कीप जैसी लगाते हैं, उसमें लीसा इकट्ठा करते हैं जो फिर और कामों के लिए आता है यूज। पर्वतीय शीतोष्ण वन, ऊंचाई इनकी 1800 से 2700 मीटर होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आज तक यही पूछा गया है, मतलब 1-2 बार पूछा है, यही पूछा है। पर्वतीय शीतोष्ण वन कितने से कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? 1800 से 2700 मीटर तक। इसमें प्रमुख वृक्ष होते हैं ओक, बांज, मोरू, खरसू, सिल्वर, स्प्रूस और देवदार के वृक्ष इसके प्रमुख हैं। यह है बांज का वृक्ष, यह है सिल्वर और यह है देवदार। अल्पाइन वृक्ष ऊंचाई 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई में पाए जाते हैं, झाड़ियाँ जैसी होती हैं, ठीक है। प्रमुख वृक्ष हैं इनके देवदार, बुरांस, भोजपत्र आदि पाए जाते हैं इनमें। यह है देवदार का वृक्ष, बुरांस का वृक्ष आप जानते ही हैं इसको तो, और यह है भोजपत्र। इसकी छालों से निकाल के कागज़ बनाया जाता था, अभी मैंने नीचे लगाई हैं उसकी इमेजें, उनमें फिर लिखते थे। ये हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है ज़्यादातर। अल्पाइन झाड़ियाँ 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर मिलती हैं। इनके प्रमुख वृक्ष हैं बिलो, जूनिपर और रिप्स। यह है बिलो का पेड़, यह है इसका पेड़, ये कहाँ गया, जूनिपर। इसको मोरपंखी भी कहते हैं यहाँ पहाड़ में। ऊंचाई के क्रम में वन व्यवस्था इम्पोर्टेंट है, आता है पेपर में। सागौन के वन पाए जाते हैं, फिर मतलब सबसे ऊंचाई में जैसे भोजपत्र होगा, और ये सागौन जैसे प्लेन्सों के क्षेत्र में होता है सागौन, वहाँ तक। जैसे सागौन से फिर सागौन आएगा, फिर साल, फिर चीड़, फिर देवदार, फिर भोजपत्र। लास्ट में मतलब भोजपत्र मिलता है, ठीक है। भोजपत्र का स्थान कहाँ है? हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है। यह है भोजपत्र। पहले तक कागज़ नहीं होते थे तो ऐसे भोजपत्र की छाल निकालते थे, उसमें लिखते थे ऐसे। ये धार्मिक महत्व का है। अब जानेंगे हम बांज वृक्ष के बारे में, क्योंकि इसे उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। ये बांज का पेड़ है, ये बांज की पत्ती है, ये बांज के बीज हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है, इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं कि कौन सा वृक्ष है करके। शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको ओक कौन से में था करके। इसे शिव की जटा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पर्वतीय नदियों को सुरक्षित रखता है, इसके जड़ में बहुत सा पानी इकट्ठा हो जाता है। वैज्ञानिक नाम है इसका क्वेरकस ल्यूकोटाइकोफेरा। पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण है, इसे पहाड़ का हरा सोना कहा जाता है। ईंधन हेतु सर्वोत्तम इसकी लकड़ी होती है। जैसे कहते हैं ना, बांज के कोयले बहुत देर तक जलते हैं करके, आप लोगों ने जलाए भी होंगे। उपयोग है इसका कृषि उपकरण में, कुदाल, दराती, बीण बनाने में, हल, पाटा, डंडियाली में। मतलब इसके बीण बनाते हैं, मतलब जो लंबा डंडा जाए, मतलब जैसे दराती है उसके नीचे पकड़ने के लिए, जो हाथ से पकड़ने के लिए बीण होता है वो, या हल चलाना है, हल लोहे उसी से जो कि खोद देते हैं कि नहीं, उसमें जो लंबा डंडा लगाते हैं उसी को, क्योंकि मजबूत होती है इसकी लकड़ी। विश्व में कुल प्रजातियां 40 से प्लस पाई जाती हैं। उत्तराखंड में पाई जाने वाली कुछ इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। इम्पोर्टेंट है, आता है बहुत बार। वन आधारित संस्था एक जाड़ी है, जिसके संस्थापक थे द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी। इसकी स्थापना 2001 में हुई। इस संस्था का नाम है हिमालय इन्वायरमेंट हर्बल एग्रो इंस्टीट्यूट। इस जाड़ी की फुल फॉर्म है, ठीक है। कार्य है इसका हिमालयी जड़ी बूटियों पर कार्य करना। रामायण एवं महाभारत वाटिका जनवरी 2025 में बनाई गई है। इनका स्थान हल्द्वानी है, उत्तराखंड। ये मैंने आपको करंट अफेयर वाली वीडियो में दिखाया भी है कि इसके अंदर कैसे करके रामायण और महाभारत से वर्णित पौधों को दिखाया गया है और उनके बारे में लिखा गया है। इसमें जैसे द्रोणगिरी पर्वत दिखा रखा है, और चीज़ें भी दिखाई हैं, आप देखना। उसमें मैंने इंक्लूड की थी, जैसे भीष्म की पूरी सैया बना रखी है, फिर उसके आगे फिर पेड़ वेड़ बनाए हैं, ऐसे टाइप से। स्थापना की है इसकी उत्तराखंड वन विभाग द्वारा। इसका उद्देश्य है रामायण व महाभारत में वर्णित पौधों को संरक्षित एवं प्रदर्शित करना। जन जागरूकता व संस्कृति संरक्षण इसका लक्ष्य है। मतलब इसमें पुराने जो श्लोक लोग हैं वो भी लिख रखे हैं सबके सब, आप लोग देखना, कोई ब्लॉग भी मिल जाएगा। उत्तराखंड के अन्य प्रमुख वृक्ष एवं उपयोग, इस तरफ वृक्ष हैं, इस तरफ उनके उपयोग हैं, ये भी पूछते हैं पेपरों में। जैसे चीड़, तारपीन का तेल बनाने के लिए इसके लीचे से तारपीन का तेल बनाते हैं। खैर, कत्था,
ये तारपीन का तेल फिर उनमें डालते हैं वो ट्रांसफार्मरों में। खैर कत्था निर्माण में, कत्था जो ये आते हैं तानसेन, दिलबाग हिलबाग, इनमें जो कत्था होता है वो। विलो, क्रिकेट के बैट या लकड़ी बनाई जाती हैं। भोजपत्र से कागज निर्माण किया जाता है, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। देवदार से सुगंधित तेल व फर्नीचर बनाए जाते हैं क्योंकि मजबूत लकड़ी होती है इसकी, कीड़े नहीं लगते हैं इसमें। बुरांस, फूलों से रंग बनाया जाता है, जो इसके फूल होते हैं इससे रंग बनाया जाता है। बुरांस से जूस बनाया जाता है और चीज़ें भी बनाई जाती हैं। ये मैं औषधि वाले चैप्टर में पूरा बताऊंगा। और ढाक से रंग बनाने में निर्माण किया जाता है। स्प्रूस से पैकिंग के डिब्बे बनाए जाते हैं। रिंगाल से मोस्ट हस्त निर्मित शिल्प बनाए जाते हैं। ठीक है, अरे रिंगाल यहाँ। अन्य विशेष बिंदु, भोजपत्र को बर्च भी कहा जाता है, हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। बिलो की लकड़ी से उच्च गुणवत्ता से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। देवदार से सुगंधित तेल व उत्तम फर्नीचर बनाए जाते हैं। रिंगाल से बास्ट नुमा बनावट वाले पहाड़ी क्षेत्रों में हथकरघा व हस्तशिल्प मोस्टा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हुए मोस्टा। ये ऐसे रिंगाल से इकट्ठा कर करके डिजाइन करके डलिया बना दी है, डिब्बे बना दिए है, सब बनाए हैं इससे। अब बात करेंगे हम दिल्ली सल्तनत की, जो 1206 से 1526 तक रही। दिल्ली सल्तनत कालखंड 1206 से 1526 तक रहा, जिसमें कुल 320 वर्षों तक 5 प्रमुख वंशों ने शासन किया। जैसे मामलुक वंश, गुलाम वंश ने यहाँ पर शासन किया, शासन देख लीजिए। फिर खिलजी वंश ने यहाँ शासन किया। तुगलक वंश ने ज़्यादा शासन किया है क्योंकि ये लंबे समय तक रहे सबसे। लोधी वंश, बीच में एक सैयद वंश भी आएगा, नीचे दिखाता हूँ आपको। सल्तनत के राजवंश जैसे गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया है। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया है। इनने सबसे कम शासन किया है, तब मैंने नीचे को एरो बनाया है इनका। तुगलक वंश 1320 से 1404 तक सबसे ज़्यादा शासन किया है इन्होंने। फिर सैयद वंश आएगा 1404 से 1451 तक। लोधी वंश आता है 1451 से 1526 तक। ये सन आपको याद होनी चाहिए, जिससे कि आपको थोड़ा मदद मिल जाए वहाँ। ये इधर पर तो नहीं था, एलिमिनेट करने के लिए मतलब। अब बात करेंगे हम गुलाम वंश की, जो 1206 से 1290 तक रहा था। इसमें फर्स्ट में आएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर गयासुद्दीन बलबन। ये तो इम्पोर्टेंट हैं, और भी हैं बीच में, हम आइए नीचे को देखते हैं उनको। संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी इसको मतलब बहुत अच्छा मानता था, दास था उसका, और पुत्रों से भी बढ़कर मानता था, तब इसे गुलाम वंश मतलब इसको सत्ता सौंप किया वो। इससे पहले हमने मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, इन सबको पढ़ लिया है, आप लोग पुरानी क्लासें देख सकते हैं। उपनाम दास वंश, गुलाम वंश, मामलुक वंश। मामलुक का अर्थ होता है माता पिता तो स्वतंत्र होंगे लेकिन इनकी जो संतानें होंगी वो दास थी। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इसने शासन किया। गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में ये स्वतंत्र शासक बना। ठीक है, इसने फिर लाहौर को राजधानी बनाया गए। फिर ये सुल्तान की उपाधि से शासन में नहीं बैठा। ठीक है, इसने उपाधियां धारण की, जैसे मलिक की उपाधि धारण की, सिपह सलार की उपाधि धारण की, और 1208 में फिर इसने सुल्तान की उपाधि धारण की गयासुद्दीन मोहम्मद से। मतलब ये गजनी गया, फिर गजनी में गयासुद्दीन मोहम्मद बैठा था, जो ये गौरी का भतीजा था। उससे फिर इसने मतलब इसको स्वतंत्र घोषित कर दिया, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। तब इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसके प्रमुख कार्य क्या थे? इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा सत्ता की सुरक्षा की। जैसे एल्दौद जो गजनी का था, उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। कुबाचा की बहन से शादी कर ली। कुबाचा भी सिंध हिंद से लड़ने आएगा, अभी सब है इनके बारे में नीचे जानकारी। ठीक है, इसकी बहन से शादी कर ली। इल्तुतमिश की पुत्री का विवाह कर दिया। मतलब इल्तुतमिश की पुत्री से खुद विवाह कर लिया उससे भी। उपाधियाँ थी इसे लाग बख्श, लखता या लाग बख्श कहते थे। लखता या लाग बख्श इसलिए कहने वाले थे क्योंकि ये लाखों, जैसे जीत ईद के आएगा तो लाखों का दान कर देता था ये सब जनता में, तब इसे दिलदार टाइप का कहते थे, लाग बख्श, लाखों का दान करने वाला। हातिम ताई इसे कहा है मिनहाज उस सिराज ने। इसकी किताब थी तबकात नासिरी। ये किताब जब मैं सल्तनत कालीन वो साहित्य पढ़ाऊँगा तब वहाँ बता दूँगा सारी चीज़ें। कुरान खां की उपाधि भी मिली थी इसको।
इसके दरबारी विद्वान थे हसन निजामी, जिसने ताजुल मासिर की रचना की है। फ़क्र मुद्दबिर भी था इसके दरबार में। निर्माण कार्य यहाँ इम्पोर्टेंट है। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, यह है कुव्वतुल इस्लाम। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, ये संस्कृत के मतलब संस्कृत जो विद्यालय था उसको मतलब तोड़वाया, और वहाँ पर फिर बौद्धों के जो मठ हट थे उनको तोड़ के जो उनके अवशेष थे उसके चीज़ों से निर्माण कराया 2.5 दिन के झोपड़े का। अजमेर में है, ठीक है, राजस्थान में। कुतुब मीनार का निर्माण का आरंभ कराया इसने, फिर तो बहुत लोग कराते हैं इसको, फिर इल्तुतमिश कराएगा, फिर उसके बाद फिर हो जाएगा, ये सब चीज़ें आगे को आते रहेंगी। ये है, ठीक है, कुतुब मीनार दिल्ली में। ये बनाया था बख्तियार काकी की याद में। इन चीज़ों के बारे में डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा इनके स्थापत्य वाले में। मृत्यु होगी इसकी 1210 में, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु होगी, ठीक है। घोड़ा भी कहते हैं कुछ सुब्रक था, मतलब मेवाड़ का एक घोड़ा ये लेके आया था वहाँ से उठा के, तो इस वो क्या कहते हैं उसके लिए अपने देशभक्त टाइप का उसको इसको गिरा के मार देता है करके, ऐसी कुछ कहानियाँ हैं। सुब्रक उसका नाम था। चौगान होता है ये घोड़े में बैठ के जो पोलो खेलते हैं डंडे से, इससे ही गिर गया ये। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है ज़्यादा, मतलब आजकल पूछते नहीं हैं यहाँ से सवाल, ज़्यादातर साहित्य से ही पूछते हैं, और मध्यकालीन से बहुत कम सवाल आ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। फिर भी इतना इम्पोर्टेंट जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आप लोगों को दिखे रहेंगे, सबके सब ये इम्पोर्टेंट ही हैं, आए हुए हैं, मतलब किसी एसएससी की परीक्षा में आए हैं या रेलवे की परीक्षा में आए हैं, तब सब ऐड किए हैं, छोड़ा कुछ नहीं है। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक था। ऐबक का दास था ये, ठीक है। अब ये दास वंश ही चल रहा है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास फिर से इल्तुतमिश होता है, ठीक है। इसे ग्वालियर की विजय के बाद खरीदे रहते हैं कुछ। 1206 में मुक्त हुआ ये, फिर 1211 में आराम शाह को हराकर सुल्तान बन गया ये। राजधानी इसकी इसने, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर बनाई, इसने दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। फिर जैसे ये राजा बना तो इसके समय में प्रमुख समस्याएं आने लगी। कैसे आई? जैसे एल्दौज दावा करने लग गया कि मैं यहाँ का राजा बनूंगा। एल्दौज था वहाँ गजनी का, ये था गया उसका मोहम्मद गौरी का ये वो था गुलाम था, मतलब वरिष्ठ गुलाम, मतलब कि फेमस जो गुलाम था ऊपर टॉप का ये था। तो ये इसने जैसे ये अब वो गौरी ये क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक को तो खुद बना के गया था, तो ये जैसे ही वो मरा तो ये एल्दौज आ गया कि मैं बनूंगा करके यहाँ का। 1215 में तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ इन्हीं के बीच में हुआ, इल्तुतमिश और ताजुद्दीन याल्दौज के बीच में। इंपॉर्टेंट आ जाता है कभी कभी, ज़्यादातर हम 2 ही पढ़े रहते हैं, तो तीसरा ये है, ठीक है। इसको पराजित किया, मार के भगा दिया यहाँ से। फिर चंगेज खां का संकट, उस टाइम चंगेज खां हुआ मंगोल पड़ा था किसके पीछे? चंगेज खां पड़ा था मांग बरनी के पीछे, और ये शरण मांगने आया इल्तुतमिश के पास। इल्तुतमिश ने इसे शरण नहीं दी तो चंगेज खां से बच गया ये, ठीक है। कुबाचा भी संघर्ष कर रहा था। कुबाचा था यहाँ सिंध लाहौर इसने लाहौर पर मतलब अधिकार कर लिया था। जैसे ही वहाँ से राजधानी ये दिल्ली को लाया, ये यहाँ को आ गया, तो वहाँ खाली था, तो ये कुबाचा ने कर लिया यहाँ आकर, मतलब इसमें रहने लग गया ये। तो इसको 1217 में मंसूरा के युद्ध में हराया, फिर 1227 में पराजित करके लाहौर इससे छीन लिया, ठीक है। थोड़ी थोड़ी कहानी इसलिए बता दे रहा हूँ कि वहाँ सीधे ही समझ में नहीं आएगा कि अचानक क्या है करके हो जाएगा, तो तब थोड़ी कहानी सुन लो। बंगाल विजय 1226 में गयासुद्दीन को हराकर नसरुद्दीन को सूबेदार नियुक्त किया यहाँ का। फिर खोखरों के विरुद्ध भी अभियान किया। 1235 में बामियान नगर पर अधिकार कर लिया। फिर एक बामियान नगर था उसमें अधिकार कर लिया इसने, इल्तुतमिश ने। प्रशासनिक कार्य जहाँ से इम्पोर्टेंट है, जैसे तुर्कानी चहलगामी, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं इम्पोर्टेंट कह दे रहा हूँ उनको तो याद कर ही लेना, क्योंकि बहुत से पेपर में आए हैं वो। तुर्कानी चहलगामी 10 चालीसा कहते हैं। इसमें 40 अमीरों का समूह, जो 40 मतलब इसके विश्वास पात्र थे इल्तुतमिश के, उनको इसने एक दल टाइप का बना दिया, 40 लोगों का ग्रुप बना दिया जो इसके पूरे शासन को देखते थे, ठीक है। तुर्कानी चहलगामी कहते हैं इसको। फिर इसको बलबन अभी ख़त्म कर देगा। 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा से मंसूर और सुल्तान आजम की उपाधि धारण की इल्तुतमिश ने, ठीक है।
बगदाद में जो अब्बासी खलीफा था उसने मंसूर और सुल्तान आजम की उपाधि थी इल्तुतमिश को, आए हैं पेपर में। अरबी सिक्कों का प्रचलन किया इसने, टंका चांदी का होता था और जीतल होता था तांबे का। इनका अनुपात भी पूछ देते हैं तो 1:48 का था, मतलब एक ये है तो दूसरा 48 का है। इक्ता व्यवस्था प्रारंभिक की, इक्ता व्यवस्था होती थी, जैसे जो सैनिक जीतेंगे उनको वेतन वेतन नहीं देते थे, उनको जागीरें दे देते थे, ज़मीनें दे देते थे बहुत सारी, यही थी इक्ता व्यवस्था। ठीक है, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किससे हुई? तो इल्तुतमिश से हुई। ई से याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। प्रमुख विजय: तराइन का तीसरा युद्ध 1215, मंसूरा 1217 में, बंगाल 1226 में, सिंध 1227 में, खोखर 1235 में। क्रम से लगाने के लिए आएगा तो इसको याद कर लेना, आया था एक बार तब मैंने भी ऐड कर दिया यहाँ पर। इल्तुतमिश के अधिकारी 1236 से 1266 तक रहे। इस काल को चालीसा काल कहा जाता है क्योंकि दल चालीसा सक्रिय था, मतलब कि उस समय ज़्यादा तगड़े राजा तो आ नहीं रहे थे, जैसे रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये लोग आ रहे थे, तो ज़्यादातर जो दल चालीसा बना था तो वही अपनी ज़्यादा आधिपत्य दिखाता था इस समय पे। ठीक है, तो इसमें ये 1236 से 1266 को चालीसा काल कहा जा सकता है, आ सकता है पेपर में कि ये, क्योंकि 40 साल है, देखिए यहाँ से यहाँ अंदाज लगा लीजिए 40 साल तक है। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 से 1236 में शासक बना। इसकी मम्मी थी शाह तुर्कान, ये अत्याचारी की भूमिका निभाने लग गई, मेरा ही लड़का शासक है करके। ज़्यादातर ये इसने मतलब रजिया को भी मारने की, मतलब ये बहुत सारे षड्यंत्र करती थी, इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। शाह तुर्कान आएगा तो रुकनुद्दीन फिरोज की माँ थी है। रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक रही, प्रथम महिला सुल्तान, बहुत बार आ गया है पेपरों में। लाल वस्त्र पहन कर न्याय की याचना की, मतलब उसमें चल रही थी इनके यहाँ जुमे की नमाज, तो उसमें ये क्या कहते हैं, मैं रानी बनूंगी मतलब ये मैं सुल्तान बनूंगी करके, अब लड़की को सुल्तान बनने नहीं देते थे उसमें, वैसे ही मुस्लिम समाज है। तो क्या कहते हैं, ये लाल कपड़ा होता था उसमें न्याय का, तो ये लाल कपड़े पहन के गई और क्या कहते हैं वहाँ चिल्लाने लगी कि मैं रानी बनूंगी, ये बनूंगी, ये बनूंगी करके, फिर इसको सुल्तान बना देते हैं। जमालुद्दीन याकूत था इसके समय में अमीर अखूर, मतलब ये अश्व विभाग का अधिकारी था जमील याकूत, इसका दोस्त था ये। फिर इसने अल्तुनिया से विवाह किया। अंत में दोनों की हत्या 1240 में कैथल में कर दी। एक ही ये तुर्क चालीसा वाले दल वालों ने कर दी इनकी हत्या, इनके मन नहीं आई थी। रजिया सुल्तान जब से शासिका बनी इसके खिलाफ षड्यंत्र करते ही गए, फिर लास्ट में इसको मार ही दिया, क्योंकि एक महिला शासिका कैसे होगी करके उनके ऊपर ये बात आ गई थी। बहराम शाह 1240 से 42 तक रहा, ऐदगीन के शासन में प्रभाव रहा, मतलब कि ऐदगीन इसके समय में इम्पोर्टेंट ऐदगीन था, बस ऐदगीन शासन करता था, ये खाली नाम का शासक था, शराबी था ये। अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 से 46 तक, जेल में मृत्यु होगी इसकी। अब आया नसरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 66 तक, ये संत प्रवृत्ति का था, इसको कोई मतलब नहीं था ज़्यादा। कुरान की प्रतियां लिखता था, तो इससे कहते थे कि ये कुरान की प्रतियां लिखता है अपना जीवन यापन करने के लिए, कुरान की आयतें बेचता है करके। बलबन को वजीर नियुक्त किया इसने। मंगोल आक्रमण में पराजित हुआ और ये नसरुद्दीन महमूद साहब भाग जाता है, फिर मर जाता है ऐसे ही। फिर ये बलबन आएगा, बलबन मंगोलों से दोस्ती कर देता है, हालुकू टाइप का था, ठीक है, हालुकू नाम का, उससे दोस्ती कर लेता है, फिर वो इसको राजा बनाया जाता है बलबन को। ये था इल्तुतमिश का दास 1266 से 1286 तक। नसरुद्दीन का वजीर था ये, ऊपर मैंने बता ही दिया। फिर वहाँ से सुल्तान बन गया, ठीक है, पहले वजीर था फिर सुल्तान बन गया, इसने दोस्ती लगा ली मंगलों से। राजत्व का सिद्धांत इसने लाया ये, नियाबत खुदाई, जिल्ले अल्लाह कहता था ये, मतलब राजत्व का सिद्धांत इसने फारस से वो किया, मतलब कि जो राजा है वही इम्पोर्टेंट, मतलब वही मतलब उसको ही मुख्य मानो, वो जो ईश्वर हैं उनका ही एक अंश है। नियाबत खुदाई का अर्थ यही होता है, ईश्वर का एक अंश, और जिल्ले अल्लाह का होता है मतलब ईश्वर की छाया है करके। फारसी पद्धति में कराए इसने, फारस से बहुत वो हो गया था, ये ज़्यादा प्रभाव में आ गया था फारस के। नस्लवाद आधारित इसने किए, इसने तो ये तक कह दिया कि मैं जब भी किसी तुच्छा आदमी को देखता हूँ तो मेरी नाड़ियों में मतलब बहुत ही मेरे को क्रोध आ जाता है, इस टाइप की चीज़ें लिखी हुई हैं किताबों में।
महत्वपूर्ण सुधार किए इसने, कुलीनता पर बल दिया, वंशावली पर बल दिया इसने। ये खुद को जो फारस का एक महत्वपूर्ण शासक था अफरासियाब, इसका वंशज बताता था ये खुद को। 1-2 बार आए हैं पेपरों में, तब मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। सिजदा और पायबोस पद्धति चलाई, ये बहुत बार आ गया है पेपर में, इम्पोर्टेंट है ये चीज़। और ये भी नौरोज भी, ईरानी त्यौहार नौरोज भी बनाया इसने। सिजदा होता था घुटने के बल बैठ के, ऐसे जैसे बैठा है राजा के आगे, इसको मतलब सलाम करेंगे वाली बात। सजदे किए हैं लाखों वाला गाना आपने सुना ही होगा, लाखों दुआएं मांगी। पायबोस था मतलब इसके मतलब ये पाँव को चूमते थे, राजा के पाँव को चूमते थे, फिर मतलब इसको अच्छा लगता था ऐसा ये बलबन को। ईरानी त्यौहार नौरोज बनाया इसने। गंभीर मुद्रा में बैठता था, मतलब हर समय चिंगे रहता था ये, और न्यायप्रिय शासक था। लेकिन दल चालीसा का इसने अंत कर दिया। विद्रोह किए इसने, तुगरिल का विद्रोह किया 1278 में, दमन कर दिया तुगरिल का, ठीक है। बुगरा खां इसका पुत्र था, इसको बंगाल का सूबेदार बना दिया। मंगोलों का आक्रमण हुआ 1285 में, उसमें मंगोलों के बहुत आक्रमण होते थे, अभी होते ही रहेंगे लगातार। मंगोल लोग अलाउद्दीन के टाइम भी करेंगे, सबके टाइम में, यहाँ उत्तराखंड में भी करते हैं। पुत्र इसके महमूद इसका ही पुत्र था ये बलबन का, उसको मार गए ये लोग। इम्पोर्टेंट सवाल, अमीर खुसरो का साहित्यिक जीवन कब से आरंभ हुआ? तो बलबन के समय से आरंभ हुआ, फिर ये 7 राजाओं तक रहेगा ये अमीर खुसरो अभी आगे को। कैकुबाद 1287 से 1290 तक था, बलबन का पोता था, शराबी था, अयोग्य था। जलालुद्दीन खिलजी ने इससे सत्ता छीन ली, अब खिलजी वंश आएगा अगले। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये भी पेपर में आए हुए हैं, जो ऊपर छूट गए होंगे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। 1208 में गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास्ता से मुक्ति दी। इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा था, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बहाउद्दीन जकारिया इल्तुतमिश की सहायता से राजा बना था। रजिया के नाम का टंका जारी किया इल्तुतमिश ने जब ग्वालियर विजय की इसने, ठीक है। बलबन ने अली को तुगरिल कुश की उपाधि दी। आए हैं पेपरों में, पता नहीं क्या है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर से बताएं, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।